हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो करंट अफेयर का सीरीज़ चल रहा है उसका पार्ट 9 है। पार्ट 8 तक देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाकर उसे इसका पूरा लिस्ट देख सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं उनका दो रिलायबल सोर्स माना जाता है, द हिंदू और पीआईबी। तो फ्रेंड्स, इन दोनों सोर्सेज पे डेली बेसिस पे जो भी करंट अफेयर आता है हमारी टीम इससे सारे करंट अफेयर निकालती है, उसका डीप एनालिसिस करती है और जो बेस्ट करंट अफेयर होता है वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम आप लोग के पास लेकर आते हैं। और फ्रेंड्स, हम अपने एमसीक्यू के सीरीज़ में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही नहीं बताते हैं, जो भी क्वेश्चन डालते हैं हम लोग उसका पूरा डिस्क्रिप्शंस भी अच्छे तरीके से देते हैं ताकि किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन आए वो आपका क्वेश्चन ना छूटे। तो ये फ्रेंड्स ऐसा बेस्ट करंट अफेयर्स आपको पूरे यूट्यूब या किसी चैनल पर किसी चैनल पर नहीं मिलेगा जो हमारी टीम जितना एफर्ट आपके लिए करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हम लोग का ये सीरीज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और प्लीज़ फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करके हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी पाते रहिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने आज के सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए, फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस एमसीक्यू जब भी सॉल्व करिए सबसे पहले एकदम ठंडे दिमाग से आराम से क्वेश्चंस को पढ़िए कि क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये जानिए, फिर आप ऑप्शन देखेंगे तो इजी तरीके से कर पाएंगे। क्यों कह रहा हूँ फ्रेंड्स, यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड और कभी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा एक जनरली दिमाग में सेटअप रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट ही पूछता है तो करेक्ट छांटिए, लेकिन हम जो इनकरेक्ट लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट तो हम उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं फ्रेंड्स, और हमारा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, ऐसी गलतियाँ अवॉइड करनी है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि अ जीडीपी इज़ द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। पहला ऑप्शन ये कह रहा है फ्रेंड कि जीडीपी होती है तो जो हमारे नेशन की ये बाउंड्री है, समझ लीजिए ये हमारा इंडिया है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्रीज के अंदर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और इस प्रोडक्शंस की जो भी वैल्यू है और वो एक साल के अंदर की जो वैल्यू है वही जीडीपी कहलाती है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया है स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हम ईयरली जीडीपी निकालते हैं, हर साल हमारा जीडीपी जो है हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं कि जीडीपी इतनी होगी। तो हमारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या हो गया फ्रेंड्स, एक साल हो गया। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि एक साल के अंदर नेशन के बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है इस प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वही जीडीपी कहलाती है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है। देखिए क्या है, कहलाती है, सही है स्टेटमेंट कि नहीं मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शंस पहला क्या कहा है उसको समझाया हूँ। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्या कहता है कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द ब्रॉडेस्ट क्वांटिटी मेजर्स ऑफ अ नेशंस टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये कह रहा है कि ये जो है एक ब्रॉडेस्ट क्वांटिटी मेजर्स है अपने पूरे नेशन के अंदर जो टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, नेशन के अंदर जो टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी के जो मेजरमेंट है वही जीडीपी कहलाती है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। अब स्टेटमेंट, अब आप 3-4 सेकेंड फ्रेंड्स इसको पॉज करिए और पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, देखिए आपका सही होता है कि नहीं, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप पॉज करके सारा क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और उसका आंसर भी कर दिए होंगे। तो आइए अपना आंसर मैच करिए हमारे आंसर से, सही है कि गलत। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आंसर सी, यानी कि इसका फ्रेंड्स दोनों सही है, इसका दोनों ऑप्शन फ्रेंड्स सही है। तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। एक्सप्लेनेशन कहता है कि जीडीपी प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक स्नैपशॉट ऑफ अ कंट्री यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ इकोनॉमी एंड ग्रोथ रेट। जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 वेज, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और इनकम मेथड। तो देखिए एक्सप्लेनेशन सीधे ये कहा कि जीडीपी क्या करता है कि कंट्री का जो इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है और उसका ग्रोथ रेट जो है वो कैसा है। तो ये एक स्नैपशॉट जीडीपी प्रोवाइड करता है। और जीडीपी कैलकुलेट करने का कौन सा 3 तरीका फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर मेथड से भी किया जा सकता है, प्रोडक्शन मेथड से भी और इनकम मेथड से भी।
देखिए प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर मेथड से कम यूज़ होता है इसका, क्योंकि डाटा कलेक्ट करने के लिए इतना इजी नहीं होता है इसका डाटा कलेक्ट करना, इसलिए प्रोडक्शन और इनकम मेथड जो है जनरली ज़्यादा तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन। आई होप कि ये जीडीपी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि जीडीपी क्या होता है। और बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जो जीडीपी हर साल का प्रेडिक्ट करते हैं कि जीडीपी कि भारत की जीडीपी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट क्वार्टरली में क्या होगी। तो उसका एक अलग से इंडेक्स पढ़ेंगे हम लोग कि कौन सी एजेंसी के इंडेक्स में कौन सा क्या रैंक दिया है भारत के लिए। ये फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए क्या है 279, दूसरा क्या है 269, सी क्या है 279A, डी क्या है 269A। तो फ्रेंड्स आप सभी इसको पॉज करके अटेम्प्ट करिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सबने इसको जो है पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं किस किस का आंसर सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 279A, ये आंसर करेक्ट है। तो आइए फ्रेंड्स इसका फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जीएसटी काउंसिल इज़ एन एपेक्स मेंबर। थोड़ा सा आप जीएसटी काउंसिल्स के बारे में थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्स का, देखिए एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आए, उसका कोई भी डायमेंशन हो सकता है। इस वजह से हमने स्टार्ट किया है कि हर जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उसको डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स आपका एग्जाम में न छूटे। हमारा मोटो है कि आपका क्वेश्चंस करंट अफेयर का हमारे सीरीज़ के बाहर से नहीं जाना चाहिए। तो आइए जीएसटी काउंसिल को पूरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल इज एन अपेक्स मेंबर कमेटी टू मॉडिफाई, रिकॉन्साइल और टू प्रोक्योर एनी लॉ और रेगुलेशन बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी इन इंडिया। देखिए जीएसटी काउंसिल का एक अपेक्स मेंबर कमेटी है। ये इस कमेटी का काम क्या करती है कि इस जीएसटी के तहत जो भी लॉ बनाया जाएगा, जो इंडिया में इस जीएसटी के तहत जो भी लॉ बनाया जाएगा उस लॉ को ये क्या करेगी, ये कमेटी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी करेगी, रिकॉन्साइल भी या ज़रूरत के हिसाब से कुछ कट भी करेगी, और जो भी उस लॉ में ज़रूरी लगेगा इस कमेटी को, उस कमेटी उस हिसाब से अपना वर्क करेगी। तो ये एक एपेक्स मेंबर्स कमेटी है जीएसटी काउंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से समझ लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल जो क्या है, एक एपेक्स मेंबर कमेटी है। वो कमेटी क्या करती है कि जीएसटी से रिलेटेड जो भी लॉ इंडिया में बनते हैं उस लॉज को ये पहले जज करेगी, उसको अगर उसको ज़रूरत लगेगा तो उसको मॉडिफाई भी करेगी, कट भी करेगी, और उसको ज़रूरत के हिसाब से इस कमेटी को जो भी सही लगेगा और उसको लेजिस्लेशन में लेकर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस कमेटी का ये काम है। आगे देखते हैं कि द काउंसिल इज़ हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, assisted with the finance minister of all the state of India, assisted by other council members that included union state minister of revenue और finance of all governments। तो देखिए इस जो कमेटी है, ये कमेटी को असिस्ट कौन करे, इसका चेयरमैन कौन होगा, हेड कौन करेगा, इसको फाइनेंस मिनिस्टर हेड करेंगे। देखिए सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड कि जीएसटी काउंसिल्स इज़ हेडेड बाई, या हु हेडेड जीएसटी काउंसिल्स, तो कौन हेड करता है, फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। साथ में उनको असिस्ट कौन करता है, उसके मेंबर, और जो मेंबर्स कौन कौन होते हैं, तो स्टेट के जितने फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं, जो कि असिस्ट करते हैं, वो हेल्प करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो काउंसिल है वो कौन कौन उसमें और इंक्लूड होते हैं, तो यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट। तो यही कहा गया कि इसमें जो जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो रिवेन्यू मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर जितने भी स्टेट के हैं वो सारे जीएसटी काउंसिल में इंक्लूड होते हैं, वो मेंबर्स का असिस्ट करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को। फिर से समझते हैं जीएसटी काउंसिल्स को हेड कौन करता है फ्रेंड्स, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है, यानी कि जीएसटी काउंसिल्स का वही चेयरमैन होता है। इसके साथ इसको असिस्ट करने के लिए सारे मेंबर, इसके जो मेंबर होते हैं वो मेंबर कौन होते हैं, स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या जो रेवेन्यू मिनिस्टर्स हैं वो सारे इसके मेंबर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, मेंबर्स असिस्ट करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को वर्क में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो भी फैक्ट बता रहे इसको ध्यान से सुनते चलिएगा, इसको मगअप करते चलिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 इन केस ऑफ वोटिंग एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल हैज़ टू बी टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेज वोट्स ऑफ द
मेंबर्स प्रेजेंट। देखिए ये 3/4 मेंबर्स से जो प्रेजेंट ऑन वोटिंग थे, उनके 3/4 मेंबर्स ने इनको वोट किया था, जिसका जीएसटी काउंसिल जीएसटी पास हुआ था। और जीएसटी कब आया था? एक्ट 2016 में आया था 101वां संशोधन अमेंडमेंट एक्ट। 101 अमेंडमेंट एक्ट है जीएसटी काउंसिल्स का। कब पास हुआ था? 2016 में पास हुआ था और 3/4 मेंबर से पास हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन आता है कि जीएसटी जो है कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? तो 101वां अमेंडमेंट एक्ट है। और एक्ट कौन सा? 216 का। ठीक है फ्रेंड्स, और 3/4 मेंबर से ये वोटिंग हुई थी, ये पास हो गया था। द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट। तो टोटल वोट जितना भी कास्ट हुआ था उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसका वेटेज कितना था? 1/3 था। एंड द वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर हैव अ वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स इन द मीटिंग। तो जब मीटिंग हुई थी, इस पर वोटिंग हुई थी, तो 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट था और इसका जो 2/3 था वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स का वेटेज था। तो इसका वेटेज के बारे में बताया गया। तो ये रहा जीएसटी काउंसिल्स के बारे में फ्रेंड्स, हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, आपको कोई असुविधा ना हो। आर्टिकल कौन सा है इसका? आर्टिकल कौन सा है फ्रेंड? 279A। देख लिया आंसर। आर्टिकल इसका है 279A है फ्रेंड्स। इस जीएसटी काउंसिल्स का अमेंडमेंट कौन सा है? 101 अमेंडमेंट है। एक्ट कौन सा है? 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 है। ठीक है, और इसको हेड कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और भी मेंबर्स होते हैं जिनको असिस्ट करते हैं। वो मेंबर कौन होते हैं? स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 3/4 से टोटल पास हुआ था वोटिंग में। 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का था और 2/3 वेटेज जो था स्टेट गवर्नमेंट का वेटेज था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला देखते हैं। विच कोर इंडस्ट्री हैज़ हाईएस्ट वेट इन आईआईपी? तो एक बार आप सब अटेम्प्ट करिए इसको पॉज करके, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप सबने इस क्वेश्चन को पॉज कर अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है रिफाइनरी प्रोडक्ट। तो पहले हम समझेंगे कि ये आईआईपी क्या है। देखिए आईआईपी का फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए हमने एक्सप्लेनेशन में लिख के रखा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये आईआईपी है और इस आईआईपी कोर सेक्टर है। एक कोर सेक्टर में 8 कंपनियां होती है जो हमारी कोर कंपनियां हैं। और ये आईआईपी क्या करता है? उनका इंडेक्स शो करता है कि कौन से कंपनी से, कोर सेक्टर के कौन से कंपनी से प्रोडक्शंस या उसका इनकम या जो भी है वो सबसे ज़्यादा है। तो आईआईपी सेक्टर में पूछा हाईएस्ट वेट किसका है। ठीक है, सबका अपने परसेंटेज का वेटेज होता है टोटल। तो इस आईआईपी सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? रिफाइनरी प्रोडक्ट का। इसका आंसर क्या है? बी। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स हम लोग कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। पहले तो ये आप ध्यान में रखिए, इसको मगअप करिए कौन से 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है। कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, फर्टिलाइज़र है, स्टील है, सीमेंट है एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये भारत के आईआईपी की 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारे मिलके 14.27% का वेटेज रखते हैं। ठीक है, आईआईपी के इंडेक्स में ये सारे 8 सेक्टर मिलके 14.27% का क्या रखते हैं? वेटेज रखते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं द 8 कोर सेक्टर्स। अब सारे 8 कोर जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में कौन कितने परसेंट का रखता है वो भी देख लेते हैं। कोल कितना फ्रेंड्स? 10.33%, क्रूड 8.98%, नेचुरल गैस फ्रेंड्स 6.88%, रिफाइनरी प्रोडक्ट 28.04%, सीमेंट 5.3%। तो फ्रेंड्स फर्टिलाइजर जो है 2.63% है और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? 19.85% है। और थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आईआईपी जो है ये डाटा किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? सीएसओ के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। और ये सीएसओ किसके अंदर वर्क करती है? मोस्पी के अंदर। मोस्पी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्पी है। मोस्पी के अंदर सीएसओ आपका वर्क करती है और सीएसओ इस आईआईपी का जो आंकड़ा है वो मंथ के एंड में देती है या फिर 6 मंथ पे भी दे सकती है। तो या 6th मंथ नहीं, 6th वीक में देती है।
और या फिर मंथ के एंड में अपना डाटा देती है। तो ये अपना डाटा क्या दी है कि इसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट का जो है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो इसका परसेंट कितना है वो भी आपको हम लोग बता चुके हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आईआईपी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखे हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ करेंट अफेयर में आया है तो इट्स आवर ड्यूटी टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है कि विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि ऊपा। देखा जो भी फ्रेंड्स यहाँ न्यूज़ देखते होंगे, जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उस समय देखे होंगे कि जो ऊपा है उसका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, उसमें कुछ अमेंडमेंट भी आए हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से देखते हैं। पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट। तो ऑप्शन ए क्या कहता है कि ऊपा एक इंडियन लॉ है, इज एन इंडियन लॉ एम्ड एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एसोसिएशन इन इंडिया। तो जो भी अनलॉफुल एक्टिविटी इंडिया में करता है उसका इफेक्टिव प्रिवेंशन के लिए ये ऊपा लाया गया था। और ये कब लाया गया था? ये फॉर्म हुआ था 1957 में। क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या दे रहा है फ्रेंड्स कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, या दोनों सही है, या दोनों नहीं सही है। तो फ्रेंड्स आप पॉज करके इसका आंसर करिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं और डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सबने पॉज करके इसका आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। आइए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या सही है और किनका सही है। चलो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, ओनली 1 सही है। जिसका सही है उसको भी वेरी गुड, जिसका नहीं सही है उसको भी वेरी गुड, क्योंकि हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये 8 जुलाई 2019 को इस अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट में एक एक्ट जो 1967 का था उसमें एक अमेंडमेंट हुआ है। अब पहले तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एक्ट 1967 का, यानी कि बना कब था? 1967 में बना था। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया फ्रेंड्स। तो बचा ऑप्शन ए। तो 8 जुलाई 1967 8 जुलाई को अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967 में जो बना था उस कानून में संशोधन किया गया। और संशोधन करके क्या किया गया कि इसमें पहले ये क्या था कि अगर ये जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं देश के खिलाफ, तो इसको जो है टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर इसमें इंडिविजुअल कोई है और वो कोई अलग से अपना कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसको हम एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डेजिग्नेट कर सकते थे, नहीं डिक्लेयर कर सकते थे। लेकिन इस 8 जुलाई 2019 को जिसमें अमेंडमेंट हुआ उसके तहत इसमें क्या कर दिया गया कि किसी भी इंडिविजुअल को भी अगर वो टेररिस्ट एक्टिविटी करता है तो एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम डेजिग्नेट या घोषित कर सकते हैं, डिक्लेयर उसको कर सकते हैं। ये इसका यही इसमें अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। और इसमें इसके तहत जिसको पकड़ा जाएगा या जिसको कन्विक्ट किया जाएगा उसकी सज़ा क्या होगी? बढ़ाकर 7 साल तक कर दी गई है। और प्लस इसके साथ उस पे पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। तो ये था फ्रेंड्स अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट ऊपा के कानून के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखे हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि विच इज़ करेक्ट अबाउट RTI। देखिए फ्रेंड्स, RTI तो लगभग रोज़ ही न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, करंट अफेयर्स तो लाते हैं, साथ में इसको कोर सब्जेक्ट से भी रिलेट करके लाते हैं और आपको हर चीज़ें बताते हैं फ्रेंड्स। तो आइए पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए इसको कि व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट RTI। राइट, पहले देख लेते। पहला क्या कह रहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच सेट्स आउट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसके तहत RTI एक्ट क्या करता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है एक रूल सेट करती है, रूल और प्रोसीजर सेट करती है सिटीज़न के इंफॉर्मेशन के राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए। यानी कि कोई भी सिटीज़न है तो उसको इन्फॉर्मेशन का जो राइट है उसके तहत एक रूल सेट आउट करती है पार्लियामेंट। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि इट रिप्लेस द फॉर्मर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। तो ये जो पहले फॉर्मर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था 2002 उसको रिप्लेस करता है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि RTI एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2005। और RTI एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? 2005 में इनेक्ट हुआ था। तो ये हमारा 3 क्वेश्चंस हैं। अब इसका ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। A B सही है, B C सही है, A या C सही है, या तीनों सही है। तो पहले आप पॉज करके अटेम्प्ट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो आई होप कि आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर सही है, किसका सही है और किसका गलत है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है 4। इट मीन्स दैट कि सारे ऑप्शंस इसके सही हैं, सारी बातें सही हैं। अब फ्रेंड्स हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। और तो फ्रेंड्स देखते हैं हम इसका क्या है। द PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर
you have addressed your RTI application to has to reply to your application within 30 days। अगर जैसे कि पहला ऑप्शन तो एकदम सही है कि एक रूल सेट आउट करती है सिटीजन की इन्फॉर्मेशन राइट्स को लेके। दूसरा क्या कहता है कि जो एक फॉर्मर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 आया था उसको रिप्लेस करके इसको रिप्लेस किया गया, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। और ये RTI एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? 2005 में इनेक्ट हुआ था। इसमें क्या होता है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होता है, हम किसी भी विभाग को किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो उसके लिए हम जानकारी डालते हैं, और एक PIO ऑफिसर्स होता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जो मुझे उसका जवाब 30 दिन के अंदर प्रोवाइड कराता है। दिस बिकम्स 48 आवर व्हेन द इन्फॉर्मेशन आस्क्ड कंसर्न द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। अगर हम किसी के लाइफ या लिबर्टी को लेके किसी पर्सन के लाइफ या लिबर्टी के तहत कोई जानकारी चाहते हैं तो वो हमको 48 आवर के अंदर प्रोवाइड कराना होता है। और ये किसके तहत है? इसका सेक्शन क्या है? ये सेक्शन 7 ऑफ द RTI एक्ट 2005। तो RTI का सेक्शन जो 7 क्लॉज 1 RTI एक्ट 2005 क्या कहता है कि किसी के लाइफ एंड लिबर्टी को लेकर अगर हम कोई क्वेश्चंस क्वेरी डालते हैं तो हमको 48 आवर के अंदर उनको रिप्लाई करना उनके लिए कंपलसरी है। और हम या तो अगर हम नॉर्मल कोई क्वेश्चंस क्या किसी विभाग को लेके किसी डिपार्टमेंट को लेके कोई क्वेरी डालते हैं तो 30 दिन के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा उनको। और ये कौन करता है? पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं इसके लिए। एक्ट कौन सा है फ्रेंड्स? 2005 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थे RTI को लेके। देखिए फ्रेंड्स, आजकल न्यूज़ में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, अक्सर न्यूज़ में कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस रहता है जो हमारे कोर सब्जेक्ट से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और तो और कि वो करंट अफेयर में भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि हर रोज़ किसी न किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो न्यूज़ में होता है उसको लेके आप लोग के सामने आएंगे और आज डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी फ्रेंड्स। आप सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होगा और वो करंट अफेयर रिलेटेड होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। रोज़ एक किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बताएंगे, आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और इग्नोर मत करिएगा, बहुत यूज़फुल है आप लोग के लिए। तो देखते हैं आज का टॉपिक हमारा सेबी के बारे में देखेंगे हम लोग। सेबी क्या है? तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ये, और ये वो एंड वॉज इस्टेब्लिश बाई 12 अप्रैल 1992 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। देखिए सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। देखिए एक्चुअली थोड़ा सा आपको कहानी इसमें बता देता हूँ। हुआ क्या था कि आपको जैसे जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि LPG आई थी 1919 में, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों हमारी इकॉनमी का एक्सपेंशन हुआ था। पहले हमारा 1947 से 1990 तक हमारा जो है मिक्स्ड इकॉनमी थी हमारी फ्रेंड्स। कुछ मिक्स्ड इकॉनमी थी, मतलब कि मिक्स्ड इकॉनमी मतलब क्या होती है फ्रेंड्स कि उसमें कुछ सोशलिस्ट भी थी और डेमोक्रेटिक भी थी, दोनों पर्सपेक्टिव्स पे हमारी इकॉनमी रन करती थी। लेकिन 1990s में जब LPG आया तो हमारी इकॉनमी को कम्प्लीटली ओपन कर दिया गया, और उस पर जो है मिक्स्ड इकॉनमी लगभग पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हैं, लगभग फ्रेंड्स ख़त्म हो गई और पूरा ओपन मार्केट, इंडिया का मार्केट जो पूरा ग्लोबल मार्केट हो गया, ओपन मार्केट हो गया। LPG का जब आप तीनों का मतलब समझेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो आप समझ में आपको आएगा। ये देखिए आपका इकोनॉमिक का पार्ट, इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो आप इकोनॉमी का जो लेक्चर आपका हम लोग लाने वाले हैं वो इकोनॉमिक के सर आपको ये सारी चीज़ें समझाएंगे। तो वो जब आया, जब इंडिया की इकोनॉमी ओपन कर दी गई, ग्लोबलाइज कर दी गई, तो बहुत सारी इन्वेस्टर्स आने स्टार्ट हो गए, कंपनी आने लगी, इन्वेस्टमेंट आने लगा। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक सेबी बनाई गई कि जो भी कंपनियां आ रही हैं, जो पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, जो पैसे मार्केट से उठा रही हैं, ले रही हैं, यूज़ कर रही हैं, वो किसी के साथ चीटिंग ना कर सके। किसी का पैसा ऐसा ना हो कि हम पैसा लें और खा के बैठ गए, जैसे कि आपने सहारा का केस देखा है जिसको सेबी ने नहीं छोड़ा। तो बहुत सारे ऐसे कोई भी जो आपका पैसा, एक इन्वेस्टर्स का पैसा खा के ना बैठ पाए, इन्वेस्टर्स का पैसा, पब्लिक का पैसा चोरी करके ना बैठ पाए, उसको ध्यान में रखने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए सेबी का गठन होता है। और 1990 के बाद ही 1992 में क्यों होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये है फ्रेंड्स, और ये इसका एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का एक्ट कौन सा था? 1992 था, सेबी का गठन किया गया। रोल क्या है सेबी का? द सेबी इज रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सेबी एक्ट। ठीक है, अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट के तहत क्या किया जाता है
देखिए सेबी क्या एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके सेक्शन 3 के तहत क्या प्रोटेक्ट किया जाता है कि इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स है सिक्योरिटीज़ में, जो कंपनियों की सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करना इसका वर्क है, और उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करना इसका वर्क है। और क्या करती है, एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ एंड इंसिडेंट देयर हेटो, ठीक है, कि और ये सिक्योरिटीज़ मार्केट है और उसमें कोई काला बाजारी ना हो, इन सारी चीज़ों को सेफ गार्ड देने के लिए और प्रमोट करने के लिए ये सेबी का गठन किया गया है। और इसके चेयरमैन अभी कौन है, अजय त्यागी हैं। सेबी के चेयरमैन कौन है फ्रेंड्स, अजय त्यागी जी हैं, ठीक है। तो ये रहा सेबी के बारे में, इतना सफिशिएंट है फ्रेंड्स सेबी के बारे में जानना। सेबी देखिए, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आता है, जैसे कि अगर आया कि सेबी ने इस पर इतने करोड़ का फाइन लगाया, सेबी ने इन्हें रेस्ट्रिक्ट किया, सेबी ने इन पर जांच बैठाया, तो ये सेबी क्या है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हर रोज़ एक किसी न, जैसे सेबी हो गया, सीबीआई हो गया, सीबीसी हो गया, ये सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रेगुलरली न्यूज़ में रहते हैं। एनजीटी भी हो गया, इन्वायरमेंट रिलेटेड। तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको एकदम मगअप होना चाहिए, आपकी ज़बान आपके टिप पे होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से क्या वर्क करती है और किस इसका कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कौन से आर्टिकल या कौन से सेक्शन के तहत इसको गठन किया गया है, क्या वर्क है। तो हर चीज़ आप जाननी चाहिए। इस वजह से आपके नॉलेज को और बूस्ट करने के लिए हम अपने क्वेश्चंस में, अब क्वेश्चंस के बाद पूरा क्वेश्चन कराने के बाद इसी तरह हर रोज़ एक बड़ा टॉपिक आपके पास लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। और इस बड़े टॉपिक के रिलेटेड में कोई भी इशू हो, कुछ भी आपको समझ में ना आया हो या इसके बारे में कुछ भी जानना, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। आपके प्रॉब्लम ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। हम किसी का भी जो कमेंट होता है हम इग्नोर नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेट हो जाता है, डिले होता है कि हम और वर्क में बिजी होते हैं, लेकिन उसका आंसर ज़रूर किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर आज का कैसा लगा, क्योंकि आप जब बताते हैं कि आपको पसंद आया या आप फॉलो करते हैं तो हम और इंस्पायर्ड होते हैं आपके लिए और अच्छा करने के लिए। तो एटलीस्ट फ्रेंड्स आप हम लोग के लिए इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप सबने बहुत प्यार हमें दिया है, दे भी रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और फ्रेंड्स हम भी आपके लिए जो भी हो सकेगा करेंगे। आप हमारा लास्ट 8 जो इसका सीरीज़ है वो 8 सीरीज़ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, लिंक देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे भी हमारे पोस्ट करंट अफेयर डेली न्यूज़ के आते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और सब्जेक्ट्स के भी चैनल है, तो उसका भी मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। प्लीज़ आपको पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।